अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने लगी है, माई अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 1। अब इसमें मुझे क्या बताना है बेसिकली वो ये कि मैंने ये साल कैसे गुजारा, लाइक हाउ आई अप्लाई ऑन डिफरेंट स्कॉलरशिप। सबसे पहले सब लोग ही यही पूछते हैं और सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करवाए। चले वो मैंने एक वीडियो बना दी उसके ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमें कैसे अप्लाई करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है या इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स उन्हीं की वेबसाइट पे मेंशन होती हैं। आप एक दफ़ा सर्च तो करें जाके। अब मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो अब मैं कैसे बता सकती हूँ। तो बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो हाउ आई स्टार्ट टू अप्लाई ऑन डिफरेंट स्कॉलरशिप्स। तो मेरी बहन जो थी मुझसे जो छोटी है वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि जी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करो अप्लाई करो अप्लाई करो अप्लाई करो। तो मैंने कहा चलो करते हैं स्टार्ट। अभी लाइक मेरा एमफिल का एक पूरा साल रहता था, रिसर्च मेरी पूरी रहती थी, लेकिन कुड यू बिलीव कि मुझे एक पूरा साल लग गया अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में और अप्लाई करने में और डिफरेंट एक्सपीरियंस करने में चीज़ों को। तो इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए, आइट्स की प्रिपरेशन के लिए, हाँ अभी एक नया स्टेप जो है वो आइट्स वाला ने लिया है। आइट्स तो एक बहुत ज़रूरी है ना, मतलब आप किसी भी यूरोप में आपने अप्लाई करना है, आपने एशियन किसी कंट्री में अप्लाई करना है या आपने अरब कंट्रीज़ में कहीं पे अप्लाई करना है तो आइट्स तो बहुत ज़रूरी है। आइट्स के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें वो टॉफिल रिक्वायर करते हैं और ग्री, आपने ये 2 चीज़ें देनी होती हैं। जबकि आपने यूरोप में अगर कहीं में भी अप्लाई करना है तो आइट्स ज़रूरी है और उसके लिए बैंड्स जो चाहिए वो 6+ चाहिए होते हैं। 6 और 6+ चाहिए होता है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 7+ चाहिए होते हैं। तो मैंने दिसंबर में जो है वो अपना पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट के बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दे दिए और साथ ही सबसे पहली जो स्कॉलरशिप थी जिस पे मैंने अप्लाई किया वो हंगेरियन स्कॉलरशिप थी थ्रू HEC। तो हंगरी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का सबसे पहला मेथड ये होता है कि आपने उनकी वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है और थ्रू HEC भी अप्लाई करना है। यानी उसके अप्लाई करने में आपको 2 जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने हंगरी की वेबसाइट पे जाना है। हंगरी की वेबसाइट जो है वो HEC की वेबसाइट से ही मिल जाती है। जब आप हंगरी की स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो अभी स्कॉलरशिप्स ओपन होनी है हंगरी की दिसंबर में ही, दिसंबर जनवरी में। तो उसकी लास्ट डेट्स होती हैं फरवरी या मार्च तक होती हैं, फरवरी तक होती हैं। तो जब आप दिसंबर में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे 15 दिसंबर से, तो सबसे पहले HEC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि हंगेरियन स्कॉलरशिप। तो आपने वहाँ पे लिखा होगा कि हंगरी की वेबसाइट पे जाने के लिए आप इस लिंक को क्लिक करें। तो आपने सबसे पहले उसके लिंक पे जाना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कहाँ अप्लाई करना है, किस जगह अप्लाई करना है। डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट डेडलाइंस होंगी और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, डिफरेंट स्टाइपेंड होगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हो। तो फ़िज़िक्स के बहुत सारी फील्ड्स आ जाएंगी, मटेरियल्स आ जाएगी, मेडिकल आ जाएंगी, नैनो आ जाएगी, सेमीकंडक्टर आ जाएगी, फ़िज़िक्स इंजीनियरिंग आ जाएगी। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, जो भी आपको लगे कि आपको सूट करती है आपने उस पे जाके अप्लाई करना है। क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स थी तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही बताऊँगी। तो केमिस्ट्री के हैं, आप केमिस्ट्री भी जाके अप्लाई करें। ऑलमोस्ट इनके 100+ प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप मतलब अगर आपकी कोई फील्ड है तो आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम कहें कि हम पाकिस्तान में हैं तो हम फ़िज़िक्स के हैं तो हम वही फ़िज़िक्स की लाइन में ही जाएंगे। नहीं भैया, आप आगे भी जा सकते हैं। और दूसरा ये कि हंगरी की वेबसाइट पे आप चूज़ करें आपने उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, उनका बैंड क्या है। अगर तो वो आइट्स रिक्वायर्ड करते हैं तो फिर आप आइट्स दे दें। अदरवाइज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपको डिपार्टमेंट अलाउ करता है तो उसके थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जहाँ जहाँ आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे आप अप्लाई करें। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं कि हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर ही जो है ना उसकी आपका मेरिट बना देंगे। और बहुत सारी जो हैं जो आइट्स रिक्वायर्ड करती हैं। लेकिन आइट्स से ये हो जाता है कि आपका एडमिशन जो है ना वो 90-95% कन्फर्म हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मुझे आइट्स ना देना पड़े। मेरे जो 60-70 हज़ार बचने हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लूँ और एम्बेसी की फ़ीस लगवा लूँ। तो मैंने उसको अभी रहने दिया फ़िलहाल और मैंने प्रोफिशिएंसी के ही अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ मैं अप्लाई कर सकती थी मैंने किया। तो सबसे पहले तो हंगरी था। अच्छा, खैर HEC की वेबसाइट पे हंगरी का अप्लाई करने के बाद जो है आपने अप्लाई करना है थ्रू HEC। अब HEC की वेबसाइट पे जाएंगे, सेम एज़ इट इज़ आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने से पहले HEC वाले कहते हैं कि जी आप हमारा एक टेस्ट दें, हम अपना आपका टेस्ट लेंगे, हम देखते हैं कि आप हमारे मेरिट पे आते हो या नहीं आते, उसके बाद हम आपको क्वालिफ़ाई करेंगे। तो जी अब टेस्ट देना है। अब टेस्ट कौन सा देना है? हैट।
तो आपने हेड देना है। हेड हर मंथ होता है, हर मंथ होता है। लाइक आपका एक क्लियर नहीं हो आप दूसरा दो, दूसरा क्लियर नहीं हो तीसरा दो। अब अगर आपने दिसंबर में देना है तो दिसंबर वाला दो, अगर दिसंबर वाला क्लियर नहीं हुआ तो जनवरी वाला दो, जनवरी वाला क्लियर नहीं हुआ तो फरवरी वाला दो। लाइक जब तक आपकी हेंगरी की लास्ट डेट नहीं आ जाती, आपका क्लियर नहीं होता तो आप दे सकते हो। तो फिर आप उसमें अपने मार्क्स जो हैं वो ऐड अप कर सकते हो। तो अब हेड क्या है? हेड जो है वो जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे आप HEC के थ्रू जितनी भी स्कॉलरशिप्स पे जाएंगे उनके लिए हेड तो फर्स्ट स्टेप है, वो तो बहुत ज़रूरी है, वो आपको देना ही पड़ेगा। अब उसके जो सेंटर्स हैं हेड के वो डिफरेंट बड़ी सिटीज़ में बनते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, 4-5 सिटीज़ हैं वहाँ बनते हैं। अब पूरे साउथ पंजाब का जो सेंटर है वो लाहौर ही बनेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको सूट करता है। मुझे पूरे साउथ पंजाब का जब बनना ही लाहौर है तो वो पूरे साउथ पंजाब वाले तो लाहौर में ही अप्लाई करेंगे। खैर मैंने जो था मैंने इस्लामाबाद चूज़ किया था, और क्योंकि वहाँ पे एक दिन पहले जाके मैंने स्टे करना था, फिर मुझे टेस्ट के लिए भी जाना था, टेस्ट का सेंटर भी दूर था, तो इसलिए लाहौर में प्रॉब्लम ये था कि आप 1 डे पहले नहीं जा सकते। टेस्ट इनका एग्जैक्ट 8 बजे ही स्टार्ट होना होता है, 3 घंटे का टेस्ट होता है। कभी कभी जो है वो अभी रिसेंट जो इन्होंने पॉलिसी चेंज की उसके अकॉर्डिंग 1.5 घंटा बस ख़त्म। तो वो उस लेकिन ये तंग 3 घंटे ही करते हैं, 3 से 4 घंटे। ये तो अपने दिमाग में रखें ना कि इतना इन्होंने तंग करना ही है। तो 7 बजे वो एंट्री कर लेते हैं, 8 बजे वो आपको अंदर बिठा लेते हैं, 8 बजे के बाद 9 बजे तक वो आपको वेट करवाएंगे, 9 साढ़े 9 तक वो आपको वेट करवाएंगे। 9:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा और 11 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अब हेड जो है वो एक बहुत ही ट्रिकी एग्ज़ाम है। अब वो ऐसा नहीं है कि आपने गेट दिया, आप कहो कि मैं एमफिल का हूँ और मैंने एमफिल कर लिया तो मैं जो हेड तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं हेड तो बड़ी आसानी से दे लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हेड भी जो है वो अच्छी खासी एफ़र्ट मांगता है। मैंने जो पहली अटैम्प्ट दी थी हेड की वो मैंने बग़ैर प्रिपरेशन की दी थी। मुझे था कि चलो जैसा गेट है वैसे ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो वैसा नहीं था। तो अब जब अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जो है वो उसकी डेट आ गई 8 जनवरी। अब 8 जनवरी को जाके जी टेस्ट देना है, चली गई टेस्ट देने के लिए। उसमें जो है आपको रोल नंबर स्लिप लेके जानी है, अपना ID कार्ड लेके जाना है, उसके अलावा आप तो कुछ नहीं लेके जा सकते। तो पहली बार जो मेरा सेंटर बना था वो सुपीरियर कॉलेज इस्लामाबाद रावलपिंडी में बना था, और दूसरी बार जो बना था, दूसरी बार मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि मेरे पहली दफ़ा जो था वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मैंने कहा कि मुझे दोबारा देना है क्योंकि अभी डेट थी, तो मैंने दोबारा उसको दिया। अब हेड के अंदर जो है वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है और रीजनिंग होती है और एनालिटिकल पोर्शन होता है। तो सबसे डिफ़िकल्ट जो पार्ट है वो एनालिटिकल और रीजनिंग दोनों ही मुश्किल हैं। वो दोनों ही देना मतलब कि किसी बच्चे का नहीं काम, किसी एमफिल वाले का काम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कॉलर हूँ तो मेरा भी वो मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं भी नहीं, मतलब मेरे आगे मेरे पसीने छूट गए थे कि यार तो मैं इतना पढ़ के आई हूँ, मुझे भी नहीं आ रहा। तो मैथ भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, मैथ भी अच्छा खासा उसका पोर्शन है, अच्छा खासा रगड़ा लगता है। लेकिन अगर आपकी मैट्रिक तक मैथ आपको मेमोराइज़ है, आपको बहुत अच्छे से याद है, तो आप आराम से उसको दे सकते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, वो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। फिर आखिर में आप जिस चीज़ को आपने चूज़ करना है वो है आपका एनालिटिकल, और फिर आता है रीजनिंग। तो वो जो है वो आपको बहुत टाइम लेते हैं, इतना मतलब कि टाइम नहीं होता कि जितना वो आपकी मार्किंग चल रही होती है। लाइक आपके 100 MCQs हैं और आप देख लो कि 90 मिनट्स हैं, तो आपको एक MCQ के लिए आप इमेजिन कर लो कि आपके पास 30 से 40 सेकंड्स हैं, उसके अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है। मैथ का MCQ है, उसमें प्रोपोर्शन चल रही है, उसमें आपने परसेंटेज निकालनी है, तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट। अब आप ऐसे समझ रहे हैं कि प्रोपोर्शन और परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो इतने आसान नहीं है, अच्छे खासी स्टेटमेंट्स वाले हैं, और सबसे ज़्यादा पोर्शन आता भी इसका ही है, परसेंटेज और ज़कात वाले क्वेश्चन जो है ना उनका आता है। इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और पैराग्राफ रीडिंग है। पैराग्राफ भी वो बच्चों वाले पैराग्राफ नहीं होते, वो ब्रिटिश लैंग्वेज उसमें यूज़ की गई होती है, ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ की गई होती है। 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं उसमें, कभी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश आ सकती है, कभी ब्रिटिश इंग्लिश आ सकती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर हो। कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका आपको मतलब ही नहीं पता होता कि यार मैं क्या करूँ, इसका मतलब ही नहीं पता, मैं आगे लाइन मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो इसमें कसूर किसी का नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी छोड़ दें, हमारा ही है। तो हमने जिस लाइन पे हम लगे हैं, हमने बस उसी लाइन को चूज़ की है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जी हम थोड़ा सा हट के पढ़ लें या थोड़ा सा और हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाए तो हम कुछ कर लें। खैर, अगर आप हेड क्लियर कर लेते हो, हेड की अच्छे से तैयारी करें, उसकी बुक्स मिल जाती हैं, आप उसको बुक्स लें, अच्छी सी तैयारी करें, एनालिटिकल पे अपनी ग्रेप अच्छी करें, रीजनिंग में बहुत अच्छी ग्रेप लें, तो आपका हो जाएगा क्लियर। अगर आपका हेड क्लियर हो जाता है तो फिर आपके चांसेस 60 से 70% इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आपको HEC भी चूज़ करेगी।
खैर आपने हेड दे लिया। हेड देने के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं एचईसी की वेबसाइट पे। जब वो मार्क्स जनरेट हो गए तो आपने एचईसी के थ्रू जाके है अप्लाई कर देना है हंगरी के लिए। हंगरी की वेबसाइट पे आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब दूसरा आपने क्या अप्लाई करना है, एचईसी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड करें आपने उन डॉक्यूमेंट्स पे फिल करते जाना है और मार्क्स ऐड अप करते जाना है। खैर कुछ दिनों के बाद जो है वो अगर आप तो क्वालिफ़ाई कर जाओगे लास्ट डेट के बाद, अगर आप क्वालिफ़ाई कर जाओगे तो आपको हंगरी वाले बता देंगे कि आप हमारी तरफ से क्वालिफ़ाई हो या नहीं हो। तो अब फरवरी आ गया। फरवरी में मैंने दिया दूसरा टेस्ट। 5 फरवरी को मैंने दिया दूसरा टेस्ट। तो अब मुझे उम्मीद थी कि अब जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। अब मैंने अपना माइंड सेटअप क्या बनाया था कि मुझे मैथ्स और इंग्लिश तो बहुत अच्छे से करनी है। अब तो मैंने प्रिपरेशन करके ही दिया था टेस्ट। मैथ्स और इंग्लिश में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो 60% मार्क्स आपके यहाँ से आ जाते हैं। बाकी 40% पोर्शन रह गया, वो आप फिर एनालिटिकल रीजनिंग से तुक्का लगा के कुछ ना कुछ करके तो मार्क्स आ ही जाएंगे ना। अब इतने भी गए बड़े हम नहीं हैं, तैयारी की हुई है हमने, तो वो आपको आ जाएंगे। ठीक है, मैंने दूसरा हेड दे दिया। हेड के बाद मैंने लास्ट डेट थी 12 फरवरी थी शायद हंगरी की, तो उसमें मैंने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए हैं एचईसी की वेबसाइट पे। और फिर मैं वेट कर रही थी कि अब क्या होना है। तो साथ ही जो है वो दूसरी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई, नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप। नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो टर्की के अंदर है और मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन था। पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया था, बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। उन्होंने मुझे चांस दिया कि आप अगस्त तक जो है वो अपनी डिग्री अपलोड कर सकते, क्योंकि अभी मेरी रिसर्च साथ साथ चल रही थी। ये रिसर्च जो है ना ये साथ साथ चलती रहेगी, ये तो पूरा साल चली है ना, इसने तो मुझे बस सांस भी नहीं लेने दिया। अब जी साथ साथ ये चल रही है, साथ साथ जो है वो कराची वाला प्रोसेस भी चल रहा है, कराची भी जाना था। और फरवरी की ही बात है जब मेरा ना चल रहा था। खैर अब मैंने नियर ईस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। अब कुछ जो बिलीव कि नियर ईस्ट का इतना फास्ट प्रोसेस था, इतना फास्ट था कि उन्होंने मुझे दूसरे दिन कहा कि जी हो गया, आप आ जाएं आपका इतना स्कॉलरशिप हमने लगा दी है, अब आप आ जाएं पढ़ने के लिए। और मैं हैरान थी कि यार मेरी तो अभी डिग्री भी नहीं आई है, मैं ऐसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट छोड़ के जा सकती हूँ। खैर वो नियर ईस्ट की दोबारा मैं स्टोरी सुनाती हूँ, पहले हंगरी को कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे इसकी लास्ट डेट के कुछ डेज़ के बाद जो है वो हंगरी की वेबसाइट से, हंगरी की तरफ से मेल आई कि आप हमारी तरफ से क्वालिफाई हैं। अब हम वेट करें कि आपकी होस्ट कंट्री जो है वो आपको मतलब देती है या नहीं देती, मतलब ये होता है उनका क्राइटेरिया। अगर हंगरी से आप क्लियर कर जाते हो उसके बाद जी आपने एचईसी का वेट करना है। अब एचईसी जो है वो आप बिलीव करो हेड के लिए हर साल कोई सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं उन्हें टेस्ट देते हैं। अब मैं पहली दफ़ा टेस्ट देने गई थी तो आप बिलीव करें जहाँ जहाँ वो सेंटर बने होंगे ना फुल थे, हर रूम में 100 स्टूडेंट था, हर रूम में। और वहाँ कोई आप मतलब आप सुपीरियर कॉलेज में अगर कोई है, अगर कोई इस्लामाबाद से मुझे देख रहा है तो उसको पता होगा, रावलपिंडी से कोई देख रहा है तो उसको पता होगा, उन कॉलेज पूरा एक कॉलेज रोड है जहाँ पे सारे पंजाब कॉलेज हैं, सुपीरियर कॉलेज हैं, किप्स कॉलेज हैं, तो उनको पता होगा कि सुपीरियर की बिल्डिंग कितनी बड़ी है। मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मेरा तो बुरा हाल हो गया था। और फिर रूम्स कितने ज़्यादा हैं, तो हर रूम में किसी ने अगर दिया है तो उसको आइडिया होगा कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। हर साल हर मंथ ही इतने ही स्टूडेंट होते हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों ने पेपर दिए होंगे हेड के। और उनमें से एचईसी ने स्कॉलरशिप कितना को देनी है, 300 को। अब आप देख लें कितना टफ़ जो है ना वो आप मेरिट पे खड़े हैं। आपने उस कंट्री से कर लिया है क्वालिफाई, अब आप अपनी कंट्री का वेट करें। खैर जी चलें अपनी कंट्री का वेट करते हैं। अच्छा अब ये वेट करना है ना तो इसको वेट को थोड़ा रहने देते हैं, साथ में चलते हैं नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी दूसरी पे भी अप्लाई करते हैं। सिर्फ एक पे रिलाई नहीं करना, पूरा आप साल आपने जब डॉक्यूमेंटेशन करनी है पूरा साल आपने अप्लाई करना है, तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करें। तो दूसरा जो मैंने अप्लाई किया वो नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी थी। वो वन ऑफ माई फ्रेंड जो है वो लाहौर से, यूईटी लाहौर से हैं, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि जी आप नियर ईस्ट पे अप्लाई करें, मैंने भी करना है। मैंने कहा अच्छा चलो कर लेते हैं, करने में क्या हर्ज है, एक्सपीरियंस करना है ना, कर लेते हैं। मैंने नियर ईस्ट पे अप्लाई किया। रिसर्च प्रपोजल था, पहली दफ़ा मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाना जो है वो सीखा और अप्लाई कर दिया। उसकी लास्ट डेट थी 18 फरवरी। अगले दिन ही मुझे उनकी मेल आ गई कि आपने हमारा क्वालिफाई कर लिए। 26 फरवरी जो है ना वो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स फ़ीस सबमिट करवाने की, आप क्वालिफाई हैं। मेरे को वाह, कोई मतलब कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका इतना क्विक रिस्पॉन्स। लाइक अगर आप पाकिस्तान के थ्रू या एचईसी के थ्रू किसी भी कंट्री में जा रहे हैं ना तो आप तो वेट करो, सब्र के अलावा और कोई इलाज नहीं है। लेकिन यार अब अगर आप डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो
तो बहुत ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है। प्रोफेसर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं, हमारे तो प्रोफेसर ही रिस्पॉन्स नहीं देते। 2-2 3-3 दिन हम वेट करते हैं, 2-3 दिन तो बहुत दूर है, हफ्ते-हफ्ते हम वेट करते हैं। खैर उनकी तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स आ गया, बट मैंने अप्लाई किया था 100% स्कॉलरशिप के लिए। उन्होंने मुझे पहले कहा था कि आपका 100% स्कॉलरशिप हमने लगा दिया है, बाकी खाने पीने का जो होगा वो आपका अपना एक्सपेंस होगा, ट्रैवल एक्सपेंस हमारा है, आपका अकोमोडेशन हमारी तरफ से है, बुक्स हमारी तरफ से होंगी, एजुकेशन हमारी तरफ से होगी। मैंने कहा भाई अच्छी है, अच्छी बात है ना, मतलब मेरा इतना ख़र्चा नहीं हो रहा, मतलब मैं जा सकती हूँ, इसलिए मैं इसको बेयर कर सकती हूँ। मैंने घर में बताया, मैंने कहा ये है, तो ना 7-8 मार्च को जो है ना वो आपकी फ़्लाइट है, तो आपने आ जाना है। मैंने कहा अच्छा भाई इतना 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 जल्दी भाई क्या हो गया है। खैर उन्होंने मुझे उन्हीं दिनों में अभी किसी को याद हो तो अभी इसी साल 2023 में ही फरवरी में ही जो है वो बहुत बुरा ज़लज़ला आया तुर्की के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हमारी मतलब एक मेल मुझे ये आई थी कि आपका 100% स्कॉलरशिप लग चुका है ना, तो आप प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट डे ही उनकी मुझे मेल आई कि ना हम 100% तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब क्लोज़ हो चुकी हैं। हमारे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो हम उनको स्पेशल केयर दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे हालात अपने खुद के इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि हम आपको 100% स्कॉलरशिप नहीं दे सकते, आपको 60% देते हैं। अगर आप 60% पे एग्री हैं तो आप आ जाएँ। अब उसमें 60% वो ट्यूशन फ़ीस थी। अब दूसरा क्राइटेरिया ये भी होता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनकी फ़ीस तो वो डॉलर्स में लेंगे, और उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी। अब उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी, और वो डिफरेंट मतलब अपनी कंट्री के स्टूडेंट से वो डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे। हमारा फिर फ़ीस भी ज़्यादा होती है। अगर उनकी 1 लाख फ़ीस है तो हमारी फिर वो डबल हो जाती है, 2 लाख 2.5 लाख हो जाती है। तो अब मेरा वो जो 60% पे जो मुझे पे करना था एक पूरे साल का, वो तकरीबन 2.5 लाख बन रहा था जो मुझे पे करना था। अब उसमें ट्रैवल एक्सपेंस भी मेरा अपना था, और उस टाइम पे जो फ़्लाइट चार्जेस चल रहे थे वो 2.5 लाख चल रहे थे, 2-2.5 लाख चल रहे थे तुर्की के ना, पाकिस्तान से। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर हम साल का 4 लाख 4.5 लाख एक्सपेंस लगा लेते हैं तो ठीक है, मतलब 4 लाख अगर एक पूरे साल का हो रहा है तो आप बेयर कर सकते हो। तो मैंने कहा इतना रिस्क लेने को तैयार है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये था कि आप साथ जॉब नहीं कर सकते। अभी एक वो कंट्री जो खुद भी अभी स्टेबल हो रही है, और दूसरा उनके पास अब भी मतलब को वो बाद में मैंने उसके ऊपर सर्च किया, मैंने अपने डिफरेंट टीचर से पूछा कि मुझे इसको अवेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे पास ऑप्शन है। दूसरी एक अच्छी बात कि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि अगर आप अपने हमारे स्प्रिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो हम फॉल के लिए आपको रखेंगे, मतलब रिकमेंड करेंगे, आप मतलब फॉल में भी आ सकते हो हमारे पास। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, अगर मेरा भी माइंड नहीं बन रहा तो मैं बाद में जा सकती हूँ, मेरी वो सीट रिज़र्व थी। तो मैंने कहा कि अगर वहाँ पे मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं तो फिर तो मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। एक तो मैं घर वालों के पूरा साल जो है वो इतने पैसे भी लगवाऊँ, खाने पीने का भी मेरा ख़र्चा हो जाए। अब फिर यही तो नहीं ना कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर रहना है, आपने बाहर जाना है, घूमना फिरना है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, तो वो आपका अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है। और अभी ख़ुद वो जिनकी अपनी कंडीशन इकॉनमिकली वो जो अभी ख़ुद स्टेबल हो रहे हैं, उनके अपने हालात ख़राब हैं, तो वो कैसे बेयर करेंगे ना। तो मैंने इसको स्किप कर दिया। नहीं यार, इसको मुझे इसका बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा, कि मैंने इसको स्किप कर दिया, लेकिन मुझे इसको स्किप करना पड़ा। अगर वो मुझे 100% दे देते ना तो फिर मैं चली जाती, 80% भी दे दे तो फिर मैं चली जाती, लेकिन 60% तो बहुत कम हो जाता है ना, मतलब अपना इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए। फिर अभी अगस्त में जो है वो उनका दोबारा मुझे मेल आई कि आपका उस टाइम पे एडमिशन था तो अभी आप दोबारा आ जाए। तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं नहीं करना चाहूँगी। खैर ये थी 2 यूनिवर्सिटीज़ की स्टोरीज़, जिसमें जो है वो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेरा आग खान का भी हो गया, मेरा उसके लिए भी मेरा प्रोसेस चल रहा था। तो मैंने कहा चलो अब रिसर्च पे फोकस कर लेते हैं, अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो फिर देखेंगे कि हमने कहाँ अप्लाई करना है। तो इसके बाद जो मैंने किस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया मार्च में, तो वो फिर मैं बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी इसका हैंगरी का मैं वाइंड अप कर देती हूँ कि हैंगरी का जो है मुझे फरवरी के लास्ट में, मार्च के स्टार्ट में ही रिस्पांस आ गया था HEC की तरफ से कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कोविड के बाद जो है वो अभी एडमिशन स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरिट इतना टफ़ है, हमने 300 स्टूडेंट्स को भेजना है, तो हमारी तरफ से क्वालिफाई नहीं है, तो आप इस पर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मतलब कि ऐसा नहीं है ना कि आपको पहले स्टेप पे ही जो है आप कहो कि मेरे यहाँ सब कुछ हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो जब तक आपको फेलियर ना मिले, आप कामयाबी का मज़ा नहीं ले सकते हो। तो अभी तो ये पहला स्टेप था जहाँ पे मैं फ़ेल हुई, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेप था जहाँ जिसको मैंने क्विट कर दिया, मैंने खुद ही छोड़ दिया। तीसरा स्टेप जो था वो फिर बताऊँगी कि उसको मैंने
कैसे फिर वो मज़ा आना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। तो वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, कुछ भी दिल करे दुआ में याद रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।